अभी फोकस ज़्यादा करें बिकॉज ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट सेमेस्टर है, पेपर 1 फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। मैक्सिमम मार्क्स है 80, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपके हैं 80 मार्क्स का पेपर है। एंड इसके बेसिस पे आपको अटेंड कितना करना है? लॉन्ग क्वेश्चन 2 अटेंड करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 10 अटेंड करना है। 10 इंटू 5 दैट इज़ 50 एंड शॉर्ट क्वेश्चन के बाद लॉन्ग क्वेश्चन 2 दैट इज़ 15 इंटू 2 दैट इज़ 30। टोटल है आपको अटेंड करना पड़ेगा 2 लॉन्ग क्वेश्चन एंड 10 शॉर्ट क्वेश्चन। आपका मैक्सिमम ट्रायल ये रहना चाहिए कि आप सारे क्वेश्चन अटेंड करके आओ, ठीक है। सो फर्स्ट देखो क्या मेंशन है, आंसर 10 क्वेश्चन फॉलोइंग इंटरनल चॉइस। आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप 10 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। जितने भी क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स कैरीज करें। And the candidate is expected to answer each question in about half pages or 30 lines, 1.5 pages and 30 lines or 30 lines। तो इसको बोल दो, बार बार बोल रही हूँ, अराउंड 2 pages प्लस 10 लाइन्स ऐसे आप लिखोगे, ठीक है। वहाँ पे अगर मेंशन रहेगा 1 पेज तो आपको 1.5 लिखना है, मतलब 1.5 पेज लिखना है। अगर 2 पेज मेंशन है तो 2.5 लिखना है, थोड़ा सा हमेशा एक्स्ट्रा लिखना है, ठीक है। तो उस बेसिस पे मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज देखो, अगर 30 लाइन्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग 10 क्वेश्चंस लिखते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 पेज कंप्लीट होंगे, ठीक है। 15 पेजेस कंप्लीट हो गया, आपका आंसर शीट मिल रहा है 36 पेजेस का, 36 पेजेस का। तो सोचो और भी कितने पेजेस बच जाएंगे। और 10-10 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख नहीं सकते, तो ऑलवेज माइंड में रखना है कि 2 पेजेस मिनिमम में आपको लिखना है। तो 2 पेजेस करके अगर काउंट करोगे तो 20 पेजेस और 21 पेजेस ऐसा लग जाएगा। आफ्टर दैट आपके पास रहेगा 15 पेज, ठीक है। तो 15 पेज को आप 7 पेज में यूज़ कर सकते हो। 7 पेजेस लॉन्ग क्वेश्चन, 7 पेजेस लॉन्ग क्वेश्चन, उस अकॉर्डिंग आपका यूज़ हो जाएगा। या फिर 21 पेजेस अगर लिख देते हो शॉर्ट क्वेश्चन, दैन आपको 7.5 और 7.5 में लिखने से हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग आप रिमेंबर करके लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हम जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, मैं आपको बस रिमेंबर करवाऊंगी कि किसके अंदर कितना लिखना है, ठीक है। रिकॉल इतना ही करवाना है किसके अंदर कितना लिखना है। एंड मैं ये भी आपको दिखा दूंगी कि 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और कितना ज़्यादा आपको उसी क्वेश्चन पे फोकस करना है, या फिर मैं जो सिलेक्टिव दी हूँ वो काम आएगा कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन पे, राइट द स्कोप ऑफ फिलोसॉफी, ठीक है। फिलोसॉफी का स्कोप पूछ रहा है, तो फिलोसॉफी के स्कोप में आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। इंट्रो रहेगा, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ठीक है, मीनिंग रहेगा, डेफिनेशन आप देंगे, ठीक है, डेफिनेशन, देन आप लिखेंगे स्कोप ऑफ फिलोसॉफी। आफ्टर दैट आप स्कोप ऑफ फिलोसॉफी लिखेंगे, ठीक है। इतना गिवन होना चाहिए। फिलोसॉफी क्या है आप मेंशन करेंगे। फिलोसॉफी में अगेन क्या होता है ना, मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी में वो आपको लिखना है कि लव ऑफ विजडम, लव ऑफ नॉलेज एट्सेट्रा। आफ्टर दैट जो डेफिनेशंस हैं, आपके बुक में भी देखना डेफिनेशंस वेस्टर्न फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग, मतलब वेस्टर्न जो पर्सन्स थे, एजुकेशनिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग भी 10-12 दिया गया है। एंड ईस्टर्न मतलब इंडियन के अकॉर्डिंग भी 10-12 दिया गया है। तो 2-2 डेफिनेशंस आपको लिखने हैं, 2-2 डेफिनेशंस फ्रॉम द ईच पार्ट। आफ्टर दैट स्कोप ऑफ फिलोसॉफी, मतलब फिलोसॉफी का यूजेस लिखना है। स्कोप मतलब उसको कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हो, उसका वैल्यू किस पॉइंट पे है, एजुकेशन में है, साइकोलॉजी में है, उसका हम इम्पोर्टेंस जानते हैं कि जैसे फिलोसॉफी मतलब नॉलेज का यूटिलाइजेशन करना, तो प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, डीप नॉलेज देता है, भास्ट नॉलेज इन्फॉर्मेशन देगा टू एनहांस मोटिवेशन इन स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए देता है। तो इन पॉइंट्स को लेके आप क्वेश्चन लिखेंगे। और ये क्वेश्चन देखना रिपीट होगा, आइदर ये स्कोप ऑफ फिलोसॉफी दिया है तो इस बार फंक्शन ऑफ फिलोसॉफी आएगा। फंक्शन ऑफ फिलोसॉफी, स्कोप ऑफ फिलोसॉफी इज ऑलमोस्ट सेम, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके और में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एजुकेशन। अच्छा ये बताओ, आईसीटी के पेपर में भी एजुकेशन का क्वेश्चन था या नहीं? एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है, रिमेंबर है? यस मैम। यस। यस तो मैम। अगर एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एजुकेशन, देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है, मतलब एजुकेशन वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ाया था आईसीटी में भी, इसमें भी वो काम आ जाएगा ये तीनों क्वेश्चंस के लिए, तीनों क्वेश्चंस के लिए एट ए टाइम बोल रही हूँ, ठीक है। देखो सेकंड में एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एजुकेशन है, नेक्स्ट में है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशन है। तो इन्फॉर्मेशन का स्टार्टिंग कैसा होगा, इंट्रोडक्शन आप देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, दैट मीन्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एजुकेशन, ड्यू टू एजुकेशन क्या हो सकता है, या एजुकेशन लीड्स टू विंडो ऑफ नॉलेज, और एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन फिलोसॉफी, एजुकेशन एंड फिलोसॉफी का रिलेशनशिप, ये आप मेंशन करेंगे। थोड़ा सा लिखते जाइए, नोट डाउन करिए, उसके बेसिस पर प्रिपेयर करना। सो व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, फर्स्ट यू हैव टू राइट व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय
एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। तो ये 3 पार्ट में ही हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? आफ्टर दैट यू हैव टू राइट एजुकेशन का डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन 1-2 मैंने दिया हुआ है, उसको ही प्रिपेयर करना। एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी इम्पार्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट, और एजुकेशन इज द मीडिया थ्रू विच वी कैन अटेन आवर गोल। एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी डेवलप आवर नॉलेज। ऐसे डेफिनेशंस भी आप दे सकते हैं। सपोज आपको कोई भी राइटर का नाम याद नहीं है, तो एज पर द एजुकेशनिस्ट एजुकेशन मीन्स दिस, एज पर द साइकोलॉजिस्ट फिलोसॉफी इज दिस, ऐसा आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। अभी इसके बाद आपको डायरेक्ट जाना है, डेफिनेशन हो गया, ये हो गया, मीनिंग पे जाना है। तो रिमेंबर है एजुकेशन कौन से टर्म से आया है? 3 वर्ड था, याद आ रहा है क्या? यस मैम। क्या क्या है बताइए? एजुकेयर, एजुकेटम, हाँ, एजुशेयर, एजुकेयर एंड एजुकेटम, ठीक है, एजुकेटम। सो ये 3 वर्ड ही आपको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, ठीक है। आईसीटी के पोर्शन में भी मैंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर ये पॉइंट्स बताया था। एजुशेयर, एजुकेयर, एजुकेटम, तीनों को आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। 3 आप क्या करेंगे, ऐसे एक सर्कल लो, देन उस पर आप लिखो कि एजुकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम दी, जो भी वर्ड्स हैं 3 वर्ड्स लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन दो। टू केयर, केयर मतलब टू नरिश, ठीक है, टू ब्रिंग अप। और टू एजुशेयर बोला गया है तो टू स्टेयर अप लिखो। एजुकेटम बोला गया है तो एडुको का मीनिंग लिखो, ई एंड डुको का मीनिंग लिखो, एंड उसके बाद नॉलेज और आर्ट ऑफ साइंस और प्रेजेंटिंग और टीचिंग ऐसा मेंशन होगा। तो ये पूरा आपको लिखना है, ये 3 क्वेश्चंस में ही, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस में ये पार्ट रहेगा। आप सोच रहे होगे कि मैम ये अगर रिपीट होगा तो मार्क्स नहीं कटेंगे? नहीं कटता है, आपको रिपीटेडली लिखना पड़ता है। जो बच्चे सोचते हैं कि ये तो सेम सेम क्वेश्चन है, हम लोग आंसर अगर आधा स्किप कर दे तो क्या हो जाएगा, उसमें भी मार्क्स में स्किप होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट आपको जो मेंशन है उसके ऊपर लिखना है। मतलब सोचो इतना पोर्शन लिखोगे ना तो 1 पेज ओवर हो जाएगा, 1 पेज ओवर है। आफ्टर दैट फंक्शन ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन अगर लेते हो तो क्या क्या इंपॉर्टेंस उसका मिलेगा, या किसको आप यूज़ कर सकते हो अपने लाइफ में या डेवलपमेंट में, प्रोग्रेसिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो, वो मेंशन होगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखना है। फंक्शन ऑफ एजुकेशन में फिलोसॉफी एंड एजुकेशन का एक पार्ट देना, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन, वो भी एक फंक्शन है। बिकॉज एजुकेशन इज़ द पार्ट ऑफ फिलोसॉफी, फिलोसॉफी इज़ द ब्रॉडर सेंस में यूज़ होता है, वाइडर सेंस में यूज़ होता है, एंड आपका जो एजुकेशन है वो नैरोअर सेंस में यूज़ होता है। एजुकेशन लीड्स टू knowledge development, adjustment in the society, being responsible person, you have to gain more and more knowledge from the society through the education. Education leads to higher qualities in you और motivates you। तो ऐसे आप पॉइंट्स को भी अरेंज कर सकते हो, इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये फंक्शंस ऑफ एजुकेशन में कंप्लीट हुआ। आफ्टर दैट एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एजुकेशन, तो जितना लिखे उतना ही रहेगा। उसके साथ ऐड होगा बस इस क्वेश्चन के लिए, वो तो लिखोगे प्लस उसमें ऐड करोगे क्या, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। सो ये 3 टाइप ऑफ एजुकेशन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर्मल एजुकेशन मतलब देखना, एक चार्ट पूरा बनाया था, पढ़ाया था, एंड डिफरेंसेस भी आपको दिया था कि एजुकेशन में 3 टाइप्स है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। सो फॉर्मल टाइप जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में होता है, जो रूल रेगुलेशन के साथ होगा, एक फिक्स करिकुलम होगा, रिजिड टाइप नहीं है, बट टाइम टेबल इज फिक्स्ड, एंड सब्जेक्ट्स आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, टीचर टॉट करेंगे, एक एग्जामिनेशन होगा, रिजल्ट आउट होंगे, पूरा प्रोसेस। वैसे इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल में इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम रहता है। इनफॉर्मल में कोई आपको फॉर्मेलिटीज़ मेंटेन नहीं करना पड़ता, या फिर कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, वैसे सेम चीज़ नॉन फॉर्मल में भी है। डिफरेंस इतना है, एक आप कोचिंग सेंटर्स में लेते हो, एक तो आप घर पे लेते हो, ठीक है, पेरेंट्स पढ़ा सकते हैं, कोई एजुकेटर पढ़ा सकता है, आपके भाई बहन पढ़ा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आप देंगे बस कंपेयर करके, दैट्स इट, उतने में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट उसके और में था एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशन। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशन बोला गया मतलब ये जितना भी अभी तक लिखे हो ना उसको आप शॉर्ट शॉर्ट करके लिख लेना, हो जाएगा। अभी बोलोगे कि एजुकेशन का नेचर कैसा है। अच्छा, आपको करिकुलम का नेचर रिमेंबर है क्या? करिकुलम फ्लेक्सिबल होगा, तो एजुकेशन रिजिड होगा या फ्लेक्सिबल होगा? सोचो कैसा होना चाहिए एजुकेशन को? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एजुकेशन फ्लेक्सिबल होगा। कंटेन्स ऑल इन्फॉर्मेशन, इसका स्ट्रक्चर कंटेन्स ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा एजुकेशन। और क्या हो सकता है? 5 से 6 पॉइंट बस। एजुकेशन डायरेक्शन, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन और कमांड और गाइडेंस, इंस्ट्रक्शंस, ये आप लिख सकते हो, गाइडेंस, कमांड, इंस्ट्रक्शन जो भी आपका है, ठीक है। एजुकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ आवर बिहेवियर,
मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अगर कुछ नहीं आ रहा है इसलिए बोल रही हूँ, लर्निंग का मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से ओटेट के लिए भी, वही सेम चीज़ है, आपको लिख देना यहाँ पे। जैसे होता है लर्निंग, इंस्टेड ऑफ लर्निंग वर्ड यहाँ पे ये एजुकेशन दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैम ये नहीं पढ़े हैं, है सब कुछ है, सिमिलर टाइप है, आप लिख सकते हो। एजुकेशन के थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है। एजुकेशन के थ्रू हम क्या हो जाते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं। एजुकेशन इज पॉसिबल थ्रू सोसाइटी, एजुकेशन इज पॉसिबल थ्रू सोसाइटी, सो दैट सोसाइटी social and cultural development is based on education, और social and cultural development and education plays an important role in development। तो ऐसे वर्ड्स डाल के आप लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 से 7 पॉइंट्स लिखना है, ज़्यादा और उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, उसको बस एक्सप्लेन करोगे, छोड़ दोगे। नेक्स्ट पार्ट में, यस प्लीज़ बोलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 3A। राइट ब्रीफली अबाउट द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ऑलरेडी बहुत बार बोली थी कि वैदिक आएगा आएगा आएगा, सो यू हैव टू राइट फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, थोड़ा सा देना बस। एजुकेशन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, एजुकेशन लीड्स टू नॉलेज डेवलपमेंट, और एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द टीचर इम्पार्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट गेट देयर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन थ्रू द एजुकेशन। ऐसा कुछ एक इंट्रो दे दिया। After that, education system in India divided into many parts और many phases, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ये टाइमलाइन भी आप लोगों को मैंने बना के दिया था क्लास में, टाइमलाइन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देखो वैदिक बोलने से भी टाइमलाइन थोड़ा सा लिखोगे, उसके बाद ही वैदिक में जंप करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेकंड यूनिट में आपको इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन का कोई नीड नहीं होता, इसलिए आप डायरेक्टली क्या करेंगे, टाइमलाइन देंगे। टाइमलाइन क्या है ना, वैदिक सिस्टम, आवर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया डिवाइडेड इनटू मेनली 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। सो एंशिएंट मतलब ये सब प्री इंडिपेंडेंस से पहले जाएगा, ठीक है। एंशिएंट एजुकेशन ऐसा आप डिवाइड कर लो। एंशिएंट यहाँ पे हमने मेंशन किया, तो एंशिएंट में कौन सा जाता है, 1 2 3 मैंने मेंशन किया, बोल सकते हो फटाफट जल्दी से। फर्स्ट वन इज वैदिक, ये गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। देन वैदिक के बाद क्या आएगा, वो लोग दोनों साइमल्टेनियस वे से आया है, एक साथ है, यू नो दैट, आप लोग जानते हो। बुद्धिज्म, हाँ बुद्धिज्म एक आएगा आपका, बुद्धिज्म, एक जैनिज्म, ये आपका एंशिएंट का हो गया, ठीक है। एंशिएंट के बाद एक पीरियड आता है, कौन सा पीरियड है बताओ जल्दी से। मेडिवल पीरियड, मिडिवल पीरियड ऐसा मेंशन किया, उसके नीचे आप लिख दो, पहला आएगा इस्लामिक, ठीक है, इस्लामिक, उसके बाद हिंदुइज्म, पूरा लिखना है हिंदुइज्म, ठीक है। ये पॉइंट अभी तक प्री इंडिपेंडेंस में ही चल रहा है, ठीक है, पोस्ट में गया ही नहीं है। प्री इंडिपेंडेंस में अभी स्टार्ट होता है ब्रिटिश पीरियड, तो ये ब्रिटिश मतलब ये प्री इंडिपेंडेंस का ये सारा चल रहा है। इधर जाएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो प्री इंडिपेंडेंस से टोटल डिफरेंट। ब्रिटिश पीरियड में आप स्टार्ट कर रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्वेशन इन इंडिया। आफ्टर दैट आपका चार्ल्स ग्रांट आएंगे, चार्टर एक्ट्स बनेगा 1813, 1833, ऐसे करके सब लिखना है, मेंशन करना है एक के बाद एक। सार्जेंट रिपोर्ट, हार्टॉग कमिटी, वुड डिस्पैच, देन आपका क्या है वो, हार्टॉग एंड हंटर मैक्लेमिनेट हंटर, तो इसको आपको अरेंज करके लिखना है इधर, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज भूल जा रहे हो कि मैम डेट याद नहीं रह रहा, ईयर याद नहीं रह रहा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सीक्वेंस में बस यहाँ पे लिख देना उनका नाम कौन सा आया था, ठीक है। लास्ट ये आपका प्री इंडिपेंडेंस इतना में खत्म, पोस्ट इंडिपेंडेंस का आप स्टार्ट करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस में टाइमलाइन स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से। सो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, देन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, एनपी 1986, पहले 1968 है बट उसको काउंट नहीं किया जाता, 1986, 1992 दैट इज अ पावर ऑफ एक्शन जो रिवाइज नेशनल पॉलिसी है। आफ्टर दैट आया एनपी 2020, एनसीएफ लिखना जरूरत नहीं है, आरटी लिखना जरूरत नहीं है। तो ये आपका टाइमलाइन है, ठीक है, ये आपका टाइमलाइन है जो आपको मैंने गिवन किया था। इतना लिखने से एग्जामिनर ऐसे ही मार्क्स दे देगा, उतना आप लिखोगे तो पहला पेज का ओनली हाफ पेज कंप्लीट होगा, ठीक है। आफ्टर दैट आप वैदिक स्टार्ट करेंगे कि वैदिक में क्या पढ़ाई हो रहा था। नॉर्मली जितने पॉइंट्स आपको रिमेंबर है उतना ही लिखो ना, कोई बात नहीं। वैदिक सिस्टम इज एन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, इट इज ऑल्सो नोन एज अ गुरुकुल सिस्टम बिकॉज शिष्यस आर एडमिटेड इन द गुरुकुल्स एंड गुरुज, that means the teachers are known by guru's name and gurus taught them everything by dictation process, ठीक है, इतना लिखा।
कौन सा मतलब आप निधि, मतलब क्या बोलते हैं, नीति नियम निधि, जो भी उसका विधि है सब कुछ मान के वो लोग जाते हैं, उतना आप लिखेंगे 4 लाइन। वहाँ पे टॉट क्या किया जाता है, पहला तो ये वैदिक सिस्टम बोल रहे तो किस पे ज़्यादा फोकस है, वैदिक, वेदा, वेदास वेदा, वेदास के ऊपर। वेदास का नाम लिखेंगे आप, और नाम लिख के कौन सा वेदा किसके लिए है, ठीक है, बस एक एक लाइन में डिस्क्राइब करेंगे। फिर एजुकेशन सिस्टम में कैसा वहाँ पे टीचर्स और गुरुज को दक्षिणा और दैट इज़ द मिनिमल अमाउंट का जो पे होता है वो कैसा दिया जाता था। जैसे कि राजा महाराजा हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चों के लिए वो क्या प्रोवाइड करेंगे, जस्ट लाइक कोई भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर उनके जो धान शस्य है वो देंगे। अगर ऐसा है तो ठीक, उसके बाद बच्चों को भी बेगिंग करके आलम क्या करना पड़ता था, लाना पड़ता था, इसको हम आम भी बोल सकते हैं, वो लेके आते थे एंड उसके अकॉर्डिंग वो जो लेके आएंगे गुरु उसको वो बना के देंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, पूरा आप देंगे छोटा छोटा पॉइंट से और लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में एक सोचो और एक क्वेश्चन आया, ये इतना में कंप्लीट हो गया, और एक क्वेश्चन आया राइट अबाउट द वैदिक सिस्टम एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक सिस्टम, और ऐसा क्वेश्चन आ गया था व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक सिस्टम और एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ वैदिक सिस्टम, क्या लिखेंगे एनीवन, कितना, कहाँ से स्टार्ट करना है बताएं, एजुकेशन। कहाँ से स्टार्ट करना है, सेम टाइमलाइन, ठीक है। एजुकेशन का थोड़ा इंट्रो, मीनिंग डेफिनेशन का नीड नहीं, टाइमलाइन आप देंगे जो टाइमलाइन अभी हमने बनाया, प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस का पूरा, उसके बाद वैदिक सिस्टम का आप थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट में एडवांटेज डिसएडवांटेज या इंपॉर्टेंस आप मेंशन करेंगे कि इन वैदिक सिस्टम, मेन डिफरेंस बता दे रही हूँ, इन वैदिक सिस्टम स्टूडेंट्स हैव टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन बाय, क्या करेंगे, रोट लर्निंग, बाय रोट लर्निंग, मतलब मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ तो आप कैसे याद रखोगे, आपके पास कॉपी पेन कुछ नहीं है, रट के ना, रोट लर्निंग करोगे, समझ के रट के करोगे, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था। एंड ओनली डिक्टेशन मेथड यूज़ होता था सो दैट इंफॉर्मेशन ज़्यादा स्टोर नहीं हो पाते थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि गुरुज के लिए बच्चे बेगिंग करने जा रहे थे, ये नेगेटिव एक पार्ट था, ठीक है। सो उसके बाद बच्चों को थ्रू आउट डे आश्रम का काम भी करना पड़ता था प्लस पढ़ाई करना पड़ता था, तो ये सब थोड़ा थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिविटीज़ के साथ ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये आपका ब्रीफली हो गया। और एक देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करिकुलम, उसके और में दे रहे हैं, व्हाट इज़ द करिकुलम इन गांधी जीज बेसिक एजुकेशन, करिकुलम मेंशन करेगा बट आपको डायरेक्ट करिकुलम में नहीं जाना है, वो तो 4 लाइन का है, खत्म हो जाएगा वरना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। तो आप स्टार्ट करेंगे गांधी जी की हिस्ट्री से, थोड़ा सा हिस्ट्री देना है, गांधी जी का पूरा नाम, उनका फादर का नाम, उनके मदर का नाम, उनकी वाइफ का नाम, दैन गांधी जी का एजुकेशन, ठीक है। गांधी जी का एजुकेशन के बाद आप स्टार्ट करेंगे कि उन्होंने स्टडी और अपना जो लॉयर का वर्क है उसको कंटिन्यू करने के लिए कहाँ गए थे और अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, एंड आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप ऑफ जो मूवमेंट्स के नाम है वो आप लिखेंगे, उतना लिख दिया, ये हाफ पेज में कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट गांधी जी का और क्या है, गांधी जी के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है वो मेंशन करना है। देखो क्वेश्चन आएगा करिकुलम, बट यहाँ पे एक और भी वर्ड मेंशन है, दैट इज द बेसिक एजुकेशन। व्हाट इज द अदर नेम फॉर द बेसिक एजुकेशन, एनीवन, व्हाट इज द अदर नेम फॉर बेसिक एजुकेशन, फंडामेंटल एजुकेशन। नो नो, एज पर गांधी जी, वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम, राइट, दैट इज अ वर्धा स्कीम, बेसिक एजुकेशन दैट मीन्स अ वर्धा स्कीम। बेसिक एजुकेशन का 2 नाम है अलग अलग, वर्धा स्कीम है ये, वर्धा, ठीक है, वर्धा स्कीम, एंड अदर नेम इफ रूरल एरिया में हो रहा है तो इसको बोलते हैं नई तालीम, नई तालीम बोलते हैं, न्यू शिक्षा, नया शिक्षा, नई शिक्षा जो बोलना है, ठीक है। ये 2 वर्ड लिखेंगे। वर्धा स्कीम अराउंड 1930s के बाद आया, बेसिक एजुकेशन जो बोल रहे हो, बेसिक एजुकेशन मतलब होता है प्राइमरी एजुकेशन विद अ वोकेशनल एजुकेशन, प्राइमरी बेसिक एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए एंड उसके साथ बच्चों का वोकेशनल एजुकेशन भी कंप्लीट होना चाहिए। सो आप क्या मेंशन करेंगे, गांधी जी का पूरा लाइफ हिस्ट्री जो भी है थोड़ा सा, उसके बाद आप मेंशन करेंगे एज पर गांधी जी का एजुकेशनल फिलोसॉफी क्या है, गांधी जी कौन से पॉइंट पे एजुकेशन को लेके जाना चाहते थे, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू इंडिया का डेवलपमेंट होगा, सो दैट गांधी जी नीड कर रहे थे कि एजुकेशन में ऐसा कुछ होना चाहिए जैसे बच्चे का डेवलपमेंट हो। सो बेसिकली जो सब्जेक्ट्स है सब आपने जो पढ़ा है सब कुछ है, प्लस उस टाइम पे फंड का बहुत लेकिंग हो रहा था, सो दैट गांधी जी ने वोकेशनल एजुकेशन पे भी फोकस किया, दैट इज़ द वर्धा स्कीम, ये 1937 के पीरियड में हुआ। एंड इसके बाद का जो पॉइंट आया कि इफ रूरल एरिया में डेवलपमेंट ना हो सो एजुकेशन पॉलिसी को हम थ्रू आउट इंडिया वर्क नहीं करवा सकते, सो दैट नई तालीम स्टार्ट हुआ।
नई तालीम में 2-3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया, दैट इज़ अ लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। एंड अनदर वन इज द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सो ये 2 चीज़ों पे ध्यान दिया गया था, ठीक है, इतना ही लिखना है। उसके बाद करिकुलम बोला गया ना, तो करिकुलम में एक्चुअली सब्जेक्ट्स लिखने हैं। तो आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एमाइल जो पढ़ा है, दैट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स लिखेंगे। प्लस उन्होंने जैसे कि हो गया वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया उस टाइम पे उनके अकॉर्डिंग, तो हम वोकेशनल के लिए यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट्स का नाम, करिकुलम बोला गया ना, तो उनका सब्जेक्ट्स का नाम मेंशन करोगे, जस्ट लाइक सीविंग, निटिंग, ठीक है, या फिर गार्डनिंग और कारपेंटरी, पोटरी वर्क और जैसे थ्रेड वर्क्स, ऐसा ये सारे आपके करिकुलम में गिवन है। इतना लिखना है। क्लियर है? इतना क्लियर है हम? यस मैम। ओके। अच्छा, ये पूरा करके दिखा सकते हैं सारे बच्चे? मैं बोल देती हूँ 2023, ठीक है, 2023 से अगेन क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे, तो होपफुली है। और इससे पहले 2 साल का क्वेश्चन पेपर भी कल डिस्कस कर दूंगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर प्रिपेयर कर लो पूरा आपका हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखो 4A, राइट ब्रीफली मैक्लेमिनेट। देखो मैं पूरा रिवीजन भी करवा रही हूँ इसके साथ, ठीक है, आपका जो रिकॉल नहीं हो रहा तो रिकॉल हो जाएगा। राइट ब्रीफली मैक्लेमिनेट, अच्छा मैक्लेमिनेट एंड वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच 1854 में आया, मैक्लेमिनेट 1833-34 के बाद ही आया, मतलब 34 में आया है, 35 तक इसका रिपोर्ट सबमिट हुआ था। 1813 में सबसे पहला आपका क्या आया, चार्टर एक्ट आया, ठीक है। चार्टर एक्ट क्या होता है वो भी समझ लो, फिर से रिकॉल करवा रही हूँ। चार्टर एक्ट इज ए वन काइंड ऑफ बोल सकते हो ड्राफ्ट फॉर हाउ वी यूटिलाइज द 1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेशन सिस्टम और हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द 1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेशन सिस्टम एज पर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, in 1813 that was declared by the British government, and after that 20 years के आफ्टर, मतलब उसके बाद ऐड कर दो 20 years, so you get the time period of 1833 में सेकंड चार्टर एक्ट आया, एंड नेक्स्ट चार्टर एक्ट आया 1854 आफ्टर 20 years ऑफ 1833। तो 1853 और 54 इस पीरियड में आया वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग वो वाला सबसे बड़ा चार्टर एक्ट था, दैट वाज is the biggest of all charter act and known by name, that is the Magna Carta of all charter act, ठीक है। ये सब चल रहा था, बट 1833 में जो चार्टर एक्ट आया वो वर्क प्रॉपर नहीं कर पाया, ठीक है, वो यूटिलाइजेशन नहीं बता पाया कि 1 लाख रुपीज़ का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, सो दैट मैक्लेमिनेट आए। मैक्लेमिनेट एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या करना चाहते थे, रिकॉल करवा रही हूँ, रिकॉल करो। तो यहाँ पे आपको मैक्लेमिनेट का इंट्रो देना है कि मैक्लेमिनेट कब आए, अभी बता दिया था। मैक्लेमिनेट को सपोर्ट किन्होंने किया था वो थोड़ा मेंशन करना है। आफ्टर दैट मैक्लेमिनेट के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम कैसा था और क्या चेंजेस चाहिए। तो एजुकेशन सिस्टम में 1 लाख रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ अपर क्लास वाले पढ़ रहे थे, लोअर क्लास वाले नहीं। एजुकेशन सिस्टम में बुक्स ऑलमोस्ट एज पर द ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रहा था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था वेस्टर्न लिटरेचर को एंड साइंस को, नॉट इन संस्कृत बट इन इंग्लिश। सो एज पर मैक्लेमिनेट दे वांट ओनली द पर्सन्स हु वर्क इन देयर जस्ट लाइक उनका ईस्ट इंडिया कंपनी, इन देयर ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेटअप ए बिजनेस ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। उन्होंने बिजनेस सेटअप करने के लिए ये किया, तो उसमें मेंशन किया गया कि हमें कैसे वर्कर्स चाहिए, वी वांट वर्कर्स जस्ट लाइक द ब्रिटिशर्स बाय टेस्ट, बट वर्क करेगा या फिर जो करेजियस बनेगा या फिर मतलब इतना होना चाहिए वर्क कैपेसिटी, तो वो कैसा होना चाहिए, इंडियन वाले होने चाहिए। सो बाय ब्लड वो इंडियन हो, बाय टेस्ट वो ब्रिटिशर्स हो। तो ऐसे लोग चाहिए हमें क्या, एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, प्लस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि एजुकेशन भी उनके लिए एक बिजनेस ही था। प्लस उन्होंने जो बिजनेसेस वर्क किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, उसको डेवलप करने के लिए, तो मैक्लेमिनेट ने वो बताया। प्लस मैक्लेमिनेट सपोर्ट द वेस्टर्न लिटरेचर मोर देन द एडम्स रिपोर्ट ऑल्सो, एंड वेस्टर्न कल्चर के साथ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैक्लेमिनेट। एंड इन मैक्लेमिनेट अभी तक 3 लैंग्वेज फार्मूला नहीं आया, मतलब देयर इज नो 3 लैंग्वेज फार्मूला इन मैक्लेमिनेट, so only 2 languages are used for the education system, 2 languages are the medium of instruction in education system, that's it। अगर इतना लिख सकते हो तो बहुत इनफ है। प्लस उसके साथ क्या है, लास्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रही हूँ, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होता है, देखो
सोसाइटी में अभी ना दो टाइप के पर्सन थे, उस टाइम के सोसाइटी का बात बोल रही हूँ। कौन है? बिकॉज गर्मा गर्मी चल रहा पूरा, तो उस टाइम के सोसाइटी में दो टाइप के पर्सन है। एक बोल रही हूँ दैट इज, एक होंगे ब्रिटिशर्स सपोर्टर, नॉट ब्रिटिशर्स ओनली, ब्रिटिशर्स सपोर्टर, एंड एक होंगे इंडियन सपोर्टर। ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्या? ओरिएंटालिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। बोल सकते हैं इनमें से कौन ब्रिटिशर्स हैं, कौन ब्रिटिश सपोर्टर्स है, कौन इंडियन सपोर्टर्स हैं? बोल दो। एंग्लिसिस्ट है, ब्रिटिश सपोर्टर्स, ओरिएंटालिस्ट है, इंडियन सपोर्टर्स। गुड, वेरी गुड, एंग्लिसिस्ट एंड ब्रिटिशर्स। तो ऐसे आपके दो ग्रुप हैं। ये दोनों ग्रुप में चल रहा था कि ओरिएंटालिस्ट नीड कर रहे थे 1 लाख रुपीज़ दे दो तो हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आगे लेके जाएंगे। एंग्लिसिस्ट चल रहे थे नहीं, ब्रिटिशर्स जैसे चला रहे उनके सपोर्ट में थे कि हम अपने अकॉर्डिंग चलाएं। ये दोनों के टाइम पे ही एक आया कि कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए किसी को नहीं दिया गया, और प्लस मैक्लेमिनेट आ गए, प्लस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आया। ठीक है, ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बस अपर क्लास और अपर सोसाइटी के लोगों को पढ़ाएंगे और लोअर वालों को पूरा आउट कर देंगे। इतना रिमेंबर करो और इतना ही लिखना, और कुछ नीड नहीं है। ठीक है, इतना आपका इनफ है मैक्लेमिनेट्स के लिए। आप पूछ रहे थे ना मैम इंडिविजुअली सबको रिमेंबर करना पड़ता है क्या? सब इंपॉर्टेंट, थोड़ा थोड़ा करके इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिमेंबर करना पड़ता है। पूरा तो हम याद नहीं रख सकते, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। इसके और पे क्वेश्चन देखो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एजुकेशन इन मुस्लिम इंडिया। बोल सकते हो अभी ये कौन सा क्वेश्चन है? मुस्लिम इंडिया क्वेश्चन आते बच्चे नहीं समझ पाएंगे, कौन सा है बताओ? मिडिवल पीरियड का। हाँ, इस्लामिक एजुकेशन, राइट, इस्लामिक एजुकेशन है, मिडिवल पीरियड का है। तो मैंने बोला भी था इंडियन एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड देयर आर, मतलब टोटली नो डेवलपमेंट इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, दैट मीन्स द हिंदुस्तानी एजुकेशन सिस्टम, मतलब हिंदुइज्म का कोई डेवलपमेंट नहीं था। देयर इज़ टोटली नो ग्रोथ इन द हिंदुइज्म। सो किसका डेवलपमेंट हुआ होगा? इस्लामिक का। सो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में मेन चीज़ें आपको लिखना है। इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम स्टार्टेड विथ हुम, किसके थ्रू स्टार्ट हुआ, एंड मेन करिकुलम क्या है कि क्या पढ़ना पड़ता है? कुरान पढ़ना पड़ेगा। कुरान इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट कुरान के बाद मेंशन हो रहा है कि करिकुलम में और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। बाकी जो भी आप सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स रखो, विज्ञान रखो, वहाँ पे उस टाइम पे साइंस नहीं बोला गया है बिकॉज ये सारा मिडिवल पीरियड तक है, तो वहाँ पे आपको मेंशन होगा सारे हिंदी वर्ड्स के जैसे। मेन चीज़ है इस टाइम पे एजुकेशन में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस कौन से लैंग्वेज होंगे? कोई बोल सकता है? दो लैंग्वेज होंगे, एक हिंदी जैसा रहता है, उर्दू एंड फारसी। उर्दू एंड पारसी। ठीक है, एंड कुरान तो पढ़ रहे, कुरान इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके साथ जो पढ़ाएंगे वो है मौलवी। ठीक, उसके साथ नो फीमेल एजुकेशन और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। पहला चीज़, इफ एनी गर्ल वांट टू लर्न समथिंग सो वो पर्दा सिस्टम में पढ़ेगी और वो घर पे ही पढ़ेगी। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन है। प्लस अगर कोई बच्चा क्या करता है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता है, तो उसको ऑलमोस्ट हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश नहीं हिंदी में बोलते हैं, मुर्गा बना दिया जाएगा। दैट मीन्स थाई के अंदर से हैंड्स को लेके ईयर पकड़ना है। ठीक है, अदरवाइज उसको बहुत ज़ोर से स्लैप किया जाता था। ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप बोला गया तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग दिखाया गया है, ओनली मेल का ही दिखाया गया है ज़्यादा, एंड देयर इज़ नो सपोर्ट फॉर हिंदू, ओनली मुसलमान और मुस्लिम स्टूडेंट्स आर एबल टू avail that type of education, able to avail that type of education। बस इतना लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है ना, इतना इन्फॉर्मेशन आप लिखोगे तो 2 पेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका स्टार्ट हो गया 3rd यूनिट का। एक्सप्लेन द संख्या फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन नेचुरलिज्म। तो पहला तो ये चीज़ है, मैं संख्या फिलोसॉफी से भी आपको जो पॉइंट दे रही थी वो 3-3, 4-4 पेज का है। ठीक है, तो संख्या फिलोसॉफी क्या है, इंट्रोडक्शन देना है, इसका भी मीनिंग कोई नहीं है, डेफिनेशन नहीं है। संख्या फिलोसॉफी के पॉइंट्स लिखने हैं, कंपोनेंट्स, एंड उसमें जो 25 एलिमेंट्स लिखे गए वो लिखोगे। उसके बाद उसका संख्या फिलोसॉफी का जो भी पॉइंट्स हैं, मतलब आपके इंपॉर्टेंट स्टेजेस या फेजेस हैं, उसको लिखेंगे, बस उतना लिखना। ठीक है, जैसे आपका उत्तम पुरुष वो सब मेंशन होगा तो वो लिखना है। जैसे आपको वो गया, मतलब ये ईस्टर्न का गया तो ये वेस्टर्न आ गया। उसके और में एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन नेचुरलिज्म। एक पॉइंट बताऊं, पहले ना वर्ड्स को कैरी करना सीखो। नेचुरलिज्म, एक कंपैरिजन पार्ट भी दिया था, इन्फॉर्मेशन मेरा हैंड रिटन भी था, प्लस आपके बुक से कंपैरिजन पॉइंट से भी पढ़ाया था। ठीक है, नेचुरलिज्म होता क्या है? जो नेचर से लर्न करते हैं,
जो नेचर से लर्न करते हैं, जो सराउंडिंग से लर्न करते हैं, जो नेचर को बिलीव करते हैं। गॉड तो है बट गॉड क्रिएटर है नेचर के, बट नेचर हमें एवरीथिंग देता है लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, तो वो लिखना है। आप बोलोगे मैम यहाँ तो रोल ऑफ टीचर लिखा गया। अरे पहले बेस तो लो, बेस को लिखने के बाद ही आप रोल ऑफ टीचर लिख सकते हो कि टीचर्स कैसे हैं। तो ऐसे भी नॉर्मली यू नो दैट कि टीचर्स का रोल कैसे लिखना रहता है। टीचर्स आर वेरी फैसिलिटेटर और दे एक्ट एज जस्ट लाइक ए फ्रेंड, दे ऑल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, दे प्रोवाइड extreme condition for the development of students, they provide the practical knowledge which is important for the society also. They also get information from the nature or how the nature influence them, or indirectly or directly, practically they provide the information. ऐसे करके आपको लिखना है, प्लस करिकुलम लिखना है, ठीक है, दैट्स इट। अगर बोलोगे रोल ऑफ टीचर लिखेंगे ना, हाफ पेज में कंप्लीट हो जाएगा और आंसर लेंथी ही नहीं होगा, ठीक है, 2 पेज का इंफॉर्मेशन जैसे भी चाहिए। चलो नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, वेदांत फिलोसॉफी। देखो संख्या गया, वेदांत आ गया। तो तब किसी बच्चे को अगर रिमेंबर नहीं है वेदांत एजुकेशन के अकॉर्डिंग, तो आप क्या लिख सकते हो, वेदांत के अकॉर्डिंग 4 वेदास के बारे में आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। और वेदा से जो वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन पढ़ा था ना, अगर रिमेंबर नहीं हुआ वेदांत फिलोसॉफी तो उसको लिख देना, वहाँ पे कैसा था एजुकेशन, कैसे पढ़ाई होता था, उससे भी आपका मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर वेदांत लिखना है तो वेदांत के अकॉर्डिंग, वेदांत के जो फिलोसॉफिस करिकुलम है सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा, रोल ऑफ टीचर भी मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है देखो, राइट अबाउट द एम ऑफ आइडियलिज्म। नेचुरलिज्म गया, आइडियलिज्म आया। तो आइडियलिज्म मतलब बेस्ड ऑन आइडियाज, बेस्ड ऑन आइडियाज, वो जैसा था बेस्ड ऑन नेचर, ये है बेस्ड ऑन आइडियाज। तो आइडियाज के बेसिस पे आपका डेवलपमेंट होगा। तो आइडियाज अगर मिलते हैं और आइडियल्स मिलते हैं, 2 वर्ड्स हैं, आइडियाज, आइडियल्स, ठीक है। आदर्शवादी पॉइंट से भी आप सीख सकते हो, किसी को फॉलो करके उन जैसा बन जाना और आइडियाज को लेके खुद को डेवलप करना। तो 2 पॉइंट को एक्सप्लेन करके आप आइडियलिज्म के बारे में लिखेंगे, उसका थोड़ा सा इंट्रो, मीनिंग, वेस्टर्न फिलोसॉफी का पहले इंट्रो देंगे, उसके बाद आइडियलिज्म का देंगे, फिर आप आइडियलिज्म के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो मेंशन करेंगे, आइडियलिज्म का इंपॉर्टेंस, उसका करिकुलम, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ ए टीचर, इतना लिखना है। नेक्स्ट देखो 7 नंबर पॉइंट पे, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज। अभी एक पॉइंट देखो, फिर से 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगेन एजुकेशन जैसा ही है, इनका स्टार्टिंग सेम होगा सबका। सो पॉइंट समझो कि राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज बोला गया, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज, मीनिंग ऑफ वैल्यूज कितना ही होगा, 1 पेज भी नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन, समझ आया। सो पहला चीज़ है वैल्यू क्या है, आपको पूरा लिखवाई हूँ, ठीक है। वैल्यू का इंट्रोडक्शन दो, वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, values leads to development of a person, plus values is important for the social awareness, self awareness, self appraisal, etc. values are of 2 types, internal and external। खुद से कुछ वैल्यूज़ को हम डेवलप करते हैं, कुछ हम सोसाइटी से लर्न करते हैं, ऐसे पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो। डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज़, बिकॉज वैल्यूज़ आर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, दिस आर द इंपॉर्टेंट प्रोपेलेंट ऑफ लाइफ, और दैट इज़ द, जस्ट लाइक होता है ना, वैल्यूज़ अगर नहीं हो तो हमारा लाइफ जैसे होता है ना, एक बोट चल रहा है, बोट को कौन चला रहा है, सेलर चला रहा है। सेलर विदाउट, मतलब विदाउट जो सेलर वाले बोट होते हैं, मतलब बोट है बट सेलर नहीं है, बोट विदाउट सेलर जैसे होता है ना लाइफ, वैसा, मतलब डायरेक्शन लेस हो जाता है। तो ऐसा आपका वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे और भी लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ऐसे देने से भी आपको क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, सो दैट यही क्वेश्चन डायरेक्टली अटेंड कर लेना, वैल्यूज़ क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन, देन क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़, जो आपको चार्ट दिया गया है, 4 पार्ट में आपको मैंने चार्ट मेंशन किया होगा, वो सारे वैल्यूज़। अगर सपोज क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ भूल जाते हो, ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम याद रहेगा आपको, सो ये लिखो। फिर उसके बाद जितना वैल्यूज़ आपको याद है आज तक के लाइफ में, एस्थेटिक वैल्यूज़, हार्मोनियस वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यू, सोशल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, दैट इज़ अ रिलेशनशिप वैल्यू, देन स्टेटस वैल्यू, जितना याद आ रहा है सारे वैल्यूज़ को लिख दो। ये मैंने एक्सट्रीम कंडीशन पे आपको बोल दिया कि अगर क्लासिफिकेशन भूल गए तो ऐसे लिख के आना, बट छोड़ के मत आना, उसका एक्सप्लेनेशन दे देना। देखो वैल्यूज़ लिखा है, ठीक है, उसका अभी क्राइसिस लिखते हैं। जितने वैल्यूज़ लिखे ना, अगर उसमें कमियां होती हैं, मतलब क्राइसिस, अगर वैल्यू मैं चाहती हूँ इकोनॉमिक वैल्यू मेरा डेवलप हो, बट उसमें क्राइसिस आ गया ड्यू टू हैवी वर्क प्रेशर, और ड्यू टू नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, और नॉट गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम द सोसाइटी, सो दैट वी आर वीक इन द सोसाइटी एंड वी आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ हेल्प फ्रॉम द सोसाइटी। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉसिबल और नॉट, इट इज़ पॉसिबल और नॉट। अगर मुझे किसी का सपोर्ट ना मिले तो मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा क्या? नॉट पॉसिबल मैम। नॉट पॉसिबल। सोशल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होगा, तो वो हो गया क्राइसिस।
कैसे इसको सुधारोगे? सो वी वांट वर्क, प्रॉपर वर्क विद अ मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी एज पर आवर क्वालिफिकेशन, so that we get enough economic growth. Okay, plus how to utilize that money in family and in savings, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो. तो ये सब एग्जांपल्स के साथ क्राइसिस वाला पॉइंट लिखो तो बेटर होगा. ठीक है, बहुत बच्चे छोड़ देते हैं बट सबसे इजी क्वेश्चन वही है. अब उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, मॉड्यूलेशन ला सकते हो उसमें. ठीक है, नेक्स्ट उसके और में क्वेश्चन देखो. एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस टू इनकलकेट वैल्यूज अमॉन्ग चिल्ड्रन. बच्चों में वैल्यूज को कैसे डालोगे? सो टीचर डालेगा ना बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स. तो पहले तो आप वैल्यूज, टाइप्स ऑफ वैल्यूज थोड़ा सा दोगे, फिर टीचर्स का आप रोल लिखोगे कि ऐसे लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच, क्रॉस सेक्शनल अप्रोच, इसका यूज़ करके बच्चों में हम डालते हैं. मतलब देखो कुछ चीज़ें होते हैं ना बच्चों को डायरेक्टली बता दो तो वो समझ आते, कुछ चीज़ें हैं ना खोल ताड़ करके बच्चों को बताना पड़ता है. तो वो क्रॉस सेक्शनल है, लॉन्गिट्यूडनल है, जैसा है सीधे सीधे बता देना. तो उस टाइप के इन्फॉर्मेशंस को अगर बच्चों तक पहुंचाया जाए तब जाके बच्चों के अंदर वैल्यूज़ पहुंचेगा, वो एक्सप्लेन करना है. तो वैल्यूज़ का इंट्रो, फिर वैल्यूज़ का टाइप्स थोड़ा सा, देन रोल ऑफ टीचर्स एंड जो दो अप्रोच बोला लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल अप्रोच. अभी 9th नंबर क्वेश्चन में देख लो. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल टीचर? सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन. एंड टीचर एज ए नेशन बिल्डर. देखो व्हाट आर द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर. बताओ, अभी एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाया था, ये चारों क्वेश्चन है कि नहीं उसी में? चारों पार्ट है कि नहीं बताओ जल्दी से. यस मैम. यूनिट 5 का एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाया था, वो क्वेश्चन का देखो 4 क्वेश्चंस आए. तो उसमें भी आंसर्स मैंने बोला था ऑलमोस्ट सेम है. आपको टीचर का इंट्रो देना है, टीचिंग का इंट्रो देना है, लर्निंग का इंट्रो देना है, फिर उसके बाद डेफिनेशन थोड़ा सा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल टीचर, खत्म एक क्वेश्चन. टीचर एज अ नेशन बिल्डर, सेम आंसर लिखना है, सेम आंसर लिखना है. देन प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर, देखो वहाँ पे 3 पार्ट में लिखा गया था कि रोल ऑफ टीचर क्या होगा, वो प्रोफेशनली कैसा रोल प्ले करेगा, कैसा वर्क करेगा, वो मतलब इसका भी इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, आफ्टर रोल थोड़ा सा डायग्रामेटिक वाला, देन एथिक्स. एक्सप्लेन द रोल ऑफ ए टीचर एज ए फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज. जो पहला वाला आंसर लिखा था वही सेम है. ठीक है, अब देखो पार्ट बी में क्या है. पार्ट बी में है 2 into 15 मतलब 30 मार्क्स का. आंसर टू क्वेश्चन बाय फॉलोइंग इंटरनल चॉइस. ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स. द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू आंसर ईच क्वेश्चन अबाउट 4 पेजेस. कभी 4 पेजेस में आंसर्स कंप्लीट नहीं होंगे. आपको अपना कॉपी देख के, आंसर सीट देख के ही मालूम करना चाहिए. ये एक बेसिक ट्रिक होता है कि क्यों अगर एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, 4 पेज ही लिखना है तो क्यों एक्स्ट्रा दिया गया. तो उस बेसिस पे हमेशा याद रखो 6 पेज करके मिनिमम एक लॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए. 6 से ज़्यादा भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 6 पेज मिनिमम होना ही चाहिए. मैक्सिमम में लिख सकते हो 7-8 पेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उस अकॉर्डिंग देखो 2 क्वेश्चन. पहला तो एक चीज़ देखो, ये क्वेश्चन अभी जो पढ़ा था, डिस्क्राइब द प्रोफेशनल कमिटमेंट, वो प्रोफेशनल एथिक्स जो पॉइंट्स है वही है. कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब पूरा आंसर लिखना है. हो गया पूरा यूनिट का आंसर, पूरा आंसर लिखना है. थोड़ा 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 करके पूरा लिखना है. टीचर का रोल भी लिखना है. इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, टीचर रोल, देन एथिक्स, उसके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, अकाउंटेबिलिटी, पूरा लिख के दी एंड करना है. ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन गया. उसके बाद का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक ना क्वेश्चन आ गया प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म अटेंड नहीं कर पाओगे बिकॉज वो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा है. प्रैग्मेटिज्म होता है बाय लर्निंग बाय डूइंग करना, चीज़ों को लर्निंग बाय डूइंग करना, मतलब कोई एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू पढ़ने को प्रैग्मेटिज्म बोला जाता है. प्रैग्मा मीन्स आइडिया गेनिंग करना. ठीक है, वहाँ पे एक फैसिलिटेटर होगा या डेमोन्स्ट्रेटर होगा जो आपको आइडिया बताएगा एंड आइडिया से आप सॉल्व करेंगे. तो ये क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो बिकॉज वो शॉर्ट क्वेश्चन में ही आपको अटेंड करना है. और एक देखो, क्रिटिकली रिव्यू द थॉट्स ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. देखो 5 जो पॉइंट था, एक आ गया उधर महात्मा गांधी जी का पॉइंट. ठीक है, उसे छोड़ के भी मैंने बोला था आपको कि 4-5 याद रखना है. जैसे कि एक गांधी जी का आपको इजी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे. अगर रिमेंबर नहीं भी करूँ उसके और में क्वेश्चंस रहेगा, उसके और में क्वेश्चंस रहेगा. ठीक है, कंपेयर द सिस्टम. देखो आपको कंपेयर करना मैं कितना बताती हूँ इसलिए. तो इसमें क्वेश्चन क्या स्टार्ट होगा, एजुकेशन, एंशियंट पीरियड ऑफ एजुकेशन, थोड़ा सा टाइमलाइंस ऑफ एजुकेशन, देन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, पूरा लिखोगे. ठीक है, बुद्धिज्म का सारा पॉइंट, जैनिज्म का सारा पॉइंट, और कुछ कंपेयर नहीं करना है, छोड़ देना है, स्किप कर देना है. ठीक है, स्किप कर देना, बस इतना ही लिखना है. क्या हम क्लियर है?